आज हम इस वीडियो में फिनॉल्स के नाइट्रेशन रिएक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। फिनॉल के नाइट्रेशन रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो आइए इस रिएक्शन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं जो फिनॉल का स्ट्रक्चर है, फिनॉल के स्ट्रक्चर में जो ऊपर वाला पार्ट है ये हाइड्रोक्सी पार्ट है और नीचे वाला एरोमेटिक पार्ट है। इस एरोमेटिक पार्ट में 3 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं अर्थात 6 पाई इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि फिनॉल का जो एरोमेटिक वाला पार्ट है ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है और हम इस रिएक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराने जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम अर्थात ये एरोमेटिक वाले पार्ट पर अटैक करेगा और हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। आइए इस रिएक्शन को देखते हैं। जो हमारा फिनॉल है, जब हम फिनॉल का रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो हमें मिक्सचर प्राप्त होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एवं पैरानाइट्रोफिनॉल का। साथ ही उसी फिनॉल का जब हम रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 एवं H2SO4 के साथ कराते हैं प्राप्त होता है प्रोडक्ट में पिक्रिक एसिड। आप देख पा रहे हो पिक्रिक एसिड को ही हम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहते हैं। इस पिक्रिक एसिड के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो आप दोनों ऑर्थो एवं पारा पोजीशन पर NO2 जो आकर अटैच हो गया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा। इसका कारण यह है कि जो हमारा HNO3 है यहाँ पे इसको हम कंसंट्रेट फॉर्म में लिए हैं जिससे जो हमारा NO2 प्लस जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो अधिक मात्रा में उसका फॉर्मेशन होगा और जब अधिक मात्रा में HNO2 जो कि इलेक्ट्रोफाइल है नाइट्रोनियम है उसका अगर फॉर्मेशन होगा तो वो इस फिनॉल के दोनों ही ऑर्थो एवं पारा पोजीशन पर अटैक करके पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन करेगा। लेकिन वही बात करें यहाँ पे इस रिएक्शन की, तो इस रिएक्शन में जो हमारा HNO3 है ये डाइल्यूट फॉर्म में लिए हैं तो जो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन है उसका लेस अमाउंट में फॉर्मेशन होगा जिसके कारण हमें एक ही मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मोनोसब्स्टिट्यूटेड या एक ही पोजीशन पे NO2 अटैच है, या तो वो ऑर्थो पोजीशन पे हो सकता है या फिर पारा पोजीशन पे, लेकिन यहाँ पे कंसंट्रेट फॉर्म में हम लोग HNO3 लिए थे जिसके कारण अधिक मात्रा में हमारा नाइट्रोनियम आयन जिसका जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है उसका फॉर्मेशन हो रहा है और वो इसके दोनों ऑर्थो में पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा अटैच होकर पिक्रिक एसिड जिसे हम 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल कहते हैं उसका फॉर्मेशन कर रहा है। तो आइए सबसे पहले हम फिनॉल के रिएक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम फिनॉल का रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 एवं H2SO4 के साथ कराएंगे जिससे हमें मिक्सचर प्राप्त होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एवं पैरानाइट्रोफिनॉल। लेकिन उससे पहले हम बेसिक क्लियर करते हैं। आप देख पा रहे हैं फिनॉल के स्ट्रक्चर में जो ऊपर वाला पार्ट है ये हाइड्रोक्सी पार्ट है एवं नीचे वाला एरोमेटिक पार्ट है। हाइड्रोक्सी पार्ट का जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। ये ऑक्सीजन अपने दोनों लोन पेयर में से एक लोन पेयर को इस बेंजीन रिंग में डोनेट करेगा प्लस M इफेक्ट के द्वारा और इस एरोमेटिक रिंग के ऑर्थो एवं पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रीच करेगा जिससे जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम है NO2 प्लस वो इसके इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन पर आकर अटैक करेगा और फॉर्मेशन करेगा प्रोडक्ट का। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि किस प्रकार ये जो फिनॉल का हाइड्रोक्सी पार्ट है ये हाइड्रोक्सी पार्ट प्लस M इफेक्ट के द्वारा इस फिनॉल के ऑर्थो एवं पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रीच कर रहा है। तो आइए उस रिएक्शन को पहले हम देखते हैं, उसके बाद इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखेंगे। हम इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की मदद से देखेंगे कि जो फिनॉल का जो हाइड्रोक्सी पार्ट है इस हाइड्रोक्सी पार्ट का जो हाइड्रो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग में डोनेट कर रहा है जिससे रेजोनेंस स्टार्ट हो रहा है और बेंजीन रिंग के पूरे पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन का सर्कुलेशन हो रहा है जिससे बेंजीन के ऑर्थो एवं पारा पोजीशन पे स्पेशली इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रीच हो रही है। तो आइए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझते हैं। हम जानते हैं कि बेंजीन का दो पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, फर्स्ट हाइड्रोक्सी पार्ट, सेकंड एरोमेटिक पार्ट। ऊपर वाला जो हाइड्रोक्सी पार्ट होता है इस हाइड्रोक्सी पार्ट में जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। वहीं बात करें इस एरोमेटिक अर्थात बेंजीन वाले पार्ट में तो इस बेंजीन वाले पार्ट में 3 पाई बॉन्ड है अर्थात 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। तो जो हाइड्रोक्सी पार्ट है इस हाइड्रोक्सी पार्ट का जो ऑक्सीजन है ये ऑक्सीजन अपने के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। ये ऑक्सीजन अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को प्लस M इफेक्ट के द्वारा इस बेंजीन रिंग में डोनेट करेगा। जैसे ही ये ऑक्सीजन प्लस M इफेक्ट के द्वारा अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग में डोनेट किया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक किया और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट चालू हुआ। और जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव किया इसके ऑर्थो पोजीशन पर ये बॉन्ड ब्रेक किया और ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रीच हो गई। आप देख पा रहे इस ऑर्थो पोजीशन पर इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के रिस्पेक्टिव ये ऑर्थो पोजीशन है, ये मेटा है एवं ये पारा है। वहीं देख पा रहे हैं इस ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिच है।
सेकेंड स्टेप में ये ऑक्सीजन आगे की तरफ मूव कर रहा है और ये वाला पाई बॉन्ड का ब्रेक कर रहा है, जिससे इस स्ट्रक्चर के पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रीच हो जा रही है। आप देख पा रहे होंगे ये वाला बॉन्ड का फॉर्मेशन, ये जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया एक बॉन्ड का फॉर्मेशन किया एवं अगले स्टेप में ये वाला बाई बॉन्ड टूटा तो पारा पोजीशन पे इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के रिस्पेक्टिव ये पारा पोजीशन है और इसके पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रीच हो गई। एवं अगले स्टेप में जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन मूव किया तो अगले स्टेप में ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक किया और फिर हमारे ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रीच हो गई। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रीच है। एवं अगले स्टेप में जैसे ही ये ऑर्थो पोजीशन का ये जो इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ मूव किया, ये जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ था ऑक्सीजन एवं कार्बन के बीच का, ये पाई बॉन्ड आगे की तरफ ब्रेक कर रहा है और जहां से इलेक्ट्रॉन चला था वहीं पे फिर वापस चला गया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ऑक्सीजन ने अपने जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस बेंजीन रिंग में डोनेट किए थे वो इलेक्ट्रॉन मूव करते 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 आप देख पा रहे होंगे ये इलेक्ट्रॉन फिर उसी ऑक्सीजन के पास चले गए और आप देख पा रहे होंगे ये फिनॉल है। फिनॉल के स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोक्सी पार्ट है, इस हाइड्रोक्सी पार्ट के ऑक्सीजन पे दोनों इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। लेकिन इस पूरे मूवमेंट के द्वारा जो हमारा इलेक्ट्रॉन था, पाई बॉन्ड था, इस पाई बॉन्ड का देखिए मूवमेंट हुआ और ये इसका डायरेक्शन चेंज हो गया और ये डायरेक्शन बार बार चेंज होता रहता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण, जिसे हम डीलोकलाइजेशन कहते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, जिससे बेंजीन अपने स्टेबिलिटी को बनाए रखता है। और कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है बेंजीन रिंग में तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होते रहता है बेंजीन रिंग में। और कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच होगा बेंजीन रिंग से तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग में डोनेट करेगा, जिससे स्पेशली ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। आप देख पा रहे होंगे ये जैसे ही हाइड्रोक्सी ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, इस स्ट्रक्चर में सिर्फ ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे, यहाँ पे भी ऑर्थो पारा ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रीच हो रही है स्पेशली, जिससे जो हमारा अगला आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो इस रिंग के ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे ही अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। अगर इसी बेंजीन रिंग से एल्डिहाइड या कीटोन अटैच हो जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो इस रिंग से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेंगे, विड्रॉल कर लेंगे, जिससे स्पेशली ऑर्थो एवं पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी घट जाएगी, जिससे आने वाला जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो स्पेशली ऑर्थो एवं पारा पोजीशन पर अटैक नहीं करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप, फिनॉल के स्ट्रक्चर में जो ऊपर हाइड्रोक्सी वाला पार्ट है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा प्लस एम इफेक्ट के द्वारा, जिससे इस बेंजीन रिंग में रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे ही रेजोनेंस स्टार्ट होगा स्पेशली ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रीच होगी और जिससे हमारा बनने वाला जो प्रोडक्ट होगा ऑर्थो या भी पारा डायरेक्टिव प्रोडक्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं ये ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं और ये जो हाइड्रोक्सी है ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके इस बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एक्टिवेट कर रहा है, अर्थात हाइड्रोक्सी ग्रुप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए एक्टिवेटिंग ग्रुप का काम करता है। जैसे कि आपने देखा कि जो फिनॉल का हाइड्रोक्सी पार्ट है ये हाइड्रोक्सी पार्ट किस प्रकार इस फिनॉल के ऑर्थो में पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रीच कर रहा था, जिससे हमारा इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम है NO2+ उस इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन पर अटैक करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। तो आइए सबसे पहले हम फिनॉल का रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 एवं H2SO4 के साथ कराते हैं, जिससे हमें मिक्सचर प्राप्त होगा ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एवं पारानाइट्रोफिनॉल। तो आइए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखेंगे, उसके बाद हम लोग फिनॉल का रिएक्शन कंसंट्रेट HNO3 एवं H2SO4 के साथ करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम फिनॉल का रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 एवं H2SO4 के साथ कराएंगे और हमें प्रोडक्ट में ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एवं पारानाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर प्राप्त होगा। जब हम फिनॉल का नाइट्रेशन रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट HNO3 एवं H2SO4 से तो जब हमें मिक्सचर प्राप्त होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एवं पारानाइट्रोफिनॉल का, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, अर्थात इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा ही हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। इलेक्ट्रोफाइल वो सब्सटेंस होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है और वो अटैक करते हैं इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पे। सेकेंड स्टेप में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हुआ था
वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम में, अर्थात ये फिनॉल का जो एरोमेटिक पार्ट है ये इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। आप देख पा रहे हैं इसमें 3 पाई बॉन्ड अर्थात 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। और ये जो हाइड्रोक्सी पार्ट है प्लस एम इफेक्ट के द्वारा अपने बेंजीन रिंग में ऑर्थो में पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रीच कर ही रहा था। तो हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हुआ था वो इलेक्ट्रोफाइल सेकेंड स्टेप में इस एरोमेटिक पार्ट के ऑर्थो में पैरा पोजीशन पर अटैक करेगा। थर्ड स्टेप में जो हाइड्रोजन था उसका रिमूवल होगा, इस बेंजीन रिंग की एरोमेटिसिटी वापस आ सके। तो आइए इस रिएक्शन का मैकेनिज्म को देखते हैं किस प्रकार फिनॉल का रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 एवं H2SO4 के साथ कराते हैं तो हमारा मिक्सचर प्राप्त होता है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एवं पैरानाइट्रोफिनॉल का। जैसा कि मैंने बोला था, नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा, सेकेंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पर एवं थर्ड स्टेप में लॉस ऑफ प्रोटॉन। तो आइए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को देखते हैं। इस रिएक्शन में भी मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो रहा है, सेकेंड स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल अटैक का फॉर्मेशन हुआ था वो अटैक कर रहा है इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पे एवं थर्ड स्टेप में प्रोटॉन का लॉस हो रहा है। तो आइए इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझते हैं। अब देख पा रहे होंगे ये H2SO4 का स्ट्रक्चर है। मैंने यहाँ पे इसको ऊपर लिखा है ताकि ओपन स्ट्रक्चर लिखा ताकि हम इससे इजिली अटैक करा सके HNO3 का। हम जानते हैं कि H2SO4 मोर एसिडिक होता है एज कम्पेयर टू HNO3 और हम जानते हैं कि एसिड वे सब्सटेंस होते हैं जो H+ आयन इजिली डोनेट करें। तो आप देख पा रहे होंगे इस H2SO4 के स्ट्रक्चर में जो हाइड्रोजन है इस हाइड्रोजन पे पॉजिटिव साइन डेवलप है एवं इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव। इसका कारण यह है कि ये हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, इसलिए इस पे पॉजिटिव एवं इस पे नेगेटिव साइन डेवलप है। वहीं बात करें HNO3 के स्ट्रक्चर में तो HNO3 के स्ट्रक्चर में जो ऑक्सीजन है इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। ये ऑक्सीजन अपने एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है जिसके कारण ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है और ये हाइड्रोजन इससे आकर अटैच हो जाता है। आप देख पा रहे होंगे ये बॉन्ड इधर चला गया, इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव साइन डेवलप हो गया क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रीच हो गई। ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके H+ के रूप में आकर यहाँ पे अटैच हो गया और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हाइड्रोजन आकर अटैच हो चुका है। जैसे ही यहाँ हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच होता है इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव साइन डेवलप होता है। इसका कारण है कि ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए जिससे इस पर पॉजिटिव साइन डेवलप हो गया। साथ में ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन अधिकतम 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, तो इसलिए इस ऑक्सीजन पर 3 बॉन्ड ने फॉर्मेशन किया जिससे इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव साइन डेवलप हो गया। अगले स्टेप में ये ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन वाला बॉन्ड को ब्रेक करेगा ताकि वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल। देख पा रहे होंगे जैसे ही ये बॉन्ड ब्रेक किया इधर इलेक्ट्रॉन इधर मूव किए वाटर का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन ये वाटर जैसे ही बॉन्ड को ब्रेक करता है इस दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर चला जाता है और न्यू वाटर का फॉर्मेशन करता है और साथ में जैसे ही इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके गया ये NO2+ का फॉर्मेशन हो गया क्योंकि नाइट्रोजन का भी एटम इस ऑक्सीजन ने लेकर चला गया जिससे NO2+ जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो हम बनाना चाहते थे उसका फॉर्मेशन हो चुका। आप देख पा रहे हैं NO2 का फॉर्मेशन हो गया। ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड था ये ऑक्सीजन इस दोनों ही इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले लिया जिसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी लेस हो गई, इस पे पॉजिटिव साइन डेवलप हो गया और NO2+ नाइट्रोनियम आयन जो कि हमारा इलेक्ट्रोफाइल है इसका फॉर्मेशन हो गया जो कि हम इसको बनाना चाहते थे। साथ में जो वाटर निकला था वाटर का भी फॉर्मेशन हुआ और ये H2SO4 था। इस H2SO4 का जो हाइड्रोजन निकला तो बचे हुए सब्सटेंस यहाँ पर बचे हुए हैं जो कि हमारे अगले रिएक्शन में काम आएंगे। तो ये भी बाई प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पे रिएक्शन में हमारे सैंपल में मौजूद रहेगा। साथ ही इस रिएक्शन के सेकेंड स्टेप में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हुआ था नाइट्रोनियम आयन, ये नाइट्रोनियम आयन अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पे। आप देख पा रहे होंगे जो फिनॉल का स्ट्रक्चर है, फिनॉल का स्ट्रक्चर में ऊपर वाला जो हाइड्रोक्सी पार्ट है नीचे वाला एरोमेटिक पार्ट है। इस हाइड्रोक्सी पार्ट का ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है। ये लोन पेयर ऑक्सीजन अपने लोन पेयर को इस रिंग में डोनेट करेगा प्लस एम इफेक्ट कर रहा है जिसके ऑर्थो में पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को रीच करेगा और ये इलेक्ट्रोफाइल NO2+ नाइट्रोनियम आयन जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पे। आप देख पा रहे होंगे जैसे ही ये हाइड्रोक्सी पार्ट इसमें इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया इसके ऑर्थो में पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रीच होगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मैंने दर्शा कर रखा है ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रीच है और ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। जैसे ही सेकेंड स्टेप में ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है आप देख पा रहे होंगे इस
एरोमेटिक पार्ट की एरोमेटिसिटी खो जाती है। इसका कारण ये कि ये NO2 के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जैसे ही अटैक करता है ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाता है और NO2 अटैच हो जाता है। लेकिन जो कोई भी मॉलिक्यूल अपनी स्टेबिलिटी खोना नहीं चाहता, ये एरोमेटिक पार्ट अपनी स्टेबिलिटी को लाने के लिए इस हाइड्रोजन को, ये जो उसी पोजीशन पे जो हाइड्रोजन अटैच है, ये हाइड्रोजन को रिमूवल कर देता है। ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके थर्ड स्टेप में ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके H+ के रूप में निकलेगा और ये हाइड्रोजन जैसे ही निकलता है यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और एरोमेटिसिटी इस रिंग की वापस आ जाती है। अर्थात ये रिंग अपनी एरोमेटिसिटी को वापस लाने के लिए इस हाइड्रोजन को रिमूवल करता है और ये हाइड्रोजन H+ के रूप में निकलेगा अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देकर, जिससे यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। साथ में जो हमारा बाई प्रोडक्ट मिला था H2SO4 का जो हाइड्रोजन निकला था, उसके बाद जो बचे हुए सब्सटेंस है वो बाई प्रोडक्ट के रूप में था। और हम जानते हैं कि H2SO4 इस रिएक्शन में कैटालिस्ट के तौर पे काम करता है और कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व तो होते लेकिन किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो बचे हुए सब्सटेंस इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं ये आकर यहाँ पे मैंने दर्शाया है, यहाँ पे इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है और इस हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। आप देख पा रहे हैं पॉजिटिव साइन डेवलप है। ये हाइड्रोजन इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके H+ के रूप में निकला ताकि यहाँ पे एरोमेटिसिटी वापस आ सके और ये हाइड्रोजन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये हाइड्रोजन आकर इससे अटैच हुआ और फॉर्मेशन किया H2SO4, जो कि एक कैटालिस्ट के तौर पे हम लोगों ने इस्तेमाल किया था। और ये कैटालिस्ट वैसे ही वैसे बचा रहेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी कैटालिस्ट हम रिएक्शन में उपयोग करते हैं वो रिएक्शन में इन्वॉल्व तो होते हैं लेकिन किसी प्रकार का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं करते। तो हमारा H2SO4 यहाँ पे प्रेजेंट है। साथ में जैसे ही हाइड्रोजन निकला H+ के रूप में, यहाँ पे एरोमेटिसिटी वापस आ गई और हमारा प्रोडक्ट ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन हुआ। आप देख पा रहे होंगे ये जो तीनों स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन किया, सेकेंड स्टेप में ये जो इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन किया था, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम पर, जिससे इस एरोमेटिक रिंग की एरोमेटिसिटी लॉस हो जाती है पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के कारण। थर्ड स्टेप में ये रिंग अपनी एरोमेटिसिटी को वापस लाने के लिए इस हाइड्रोजन का रिमूवल करता है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। अगर वही बात करें, जब हम ये हमने डाइल्यूट HNO3 लिया तो हमें मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किया। सेम ऐसे ही पारा पोजीशन पे भी हो सकता है, लेकिन वही बात कर जब हम इसको कंसंट्रेट फॉर्म में लें, अर्थात जब हम कंसंट्रेट HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे फिनॉल का, तो हमें पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल का फॉर्मेशन होगा। उस केस में जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है NO2+ नाइट्रोनियम है, ये अधिक मात्रा में इसका फॉर्मेशन होगा और अधिक मात्रा में जब इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा तो यहाँ पे हाइड्रोक्सी पार्टी इंक्रीज कर ही रहा है ऑक्सीजन ऑर्थो एवं पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को, और ये अधिक मात्रा में हमारा इलेक्ट्रोफाइल प्रेजेंट है। तो ये इस के ऑर्थो एवं पारा पोजीशन पर अटैक करके हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। सेम रिएक्शन मैकेनिज्म उस रिएक्शन में भी इन्वॉल्व रहेगा। जैसा कि आपने देखा रिएक्शन के मैकेनिज्म के द्वारा कि 3 स्टेप में कैसे इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हुआ, फिर वो इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया फिनॉल के रिंग पे, और थर्ड स्टेप में प्रोटॉन का लॉस हुआ और हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो जैसे हम फिनॉल का रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से कराए इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो हमें ऑर्थो पारा नाइट्रोफिनॉल का मिक्सचर प्राप्त हुआ। वहीं जब फिनॉल का हम कंसंट्रेट फॉर्म में HNO3 लिए H2SO4 के साथ जब रिएक्शन कराए तो हमें 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल अर्थात पिक्रिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। तो इन दोनों ही रिएक्शन में जब हम इसको डाइल्यूट फॉर्म में लिए तो मिक्सचर प्राप्त हो रहा है, इन दोनों का मोनोसब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। वहीं जब हम HNO3 को कंसंट्रेट फॉर्म में ले लिए तो हमें ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। वहीं बात करें इस रिएक्शन में, तो जब हम फिनॉल का रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 में H2SO4 के साथ कराते हैं तो जो हमारा ऑर्थो पारा नाइट्रोफिनॉल का जो मिक्सचर प्राप्त होता है, इस ऑर्थो पारा नाइट्रोफिनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। आप देख पा रहे होंगे जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, इस ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। लेकिन वहीं बात करें पारा नाइट्रोफिनॉल में, तो पारा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 प्रकार का होता है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिस कंपाउंड में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है वो मॉलिक्यूल हाईली वोलेटाइल होता है एज कम्पेयर टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, इसलिए ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कम ही टेम्परेचर पे इसका हमें वेपर प्राप्त हो जाएगा। लेकिन वही बात करें पारानाइट्रोफिनॉल का, तो पारानाइट्रोफिनॉल में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है, जिसके कारण एक पारानाइट्रोफिनॉल दूसरे पारानाइट्रोफिनॉल्स के द्वारा अटैच हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा, जिससे इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाती है और इसका वेपर हमें प्राप्त करने के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे हमें इसका वेपर प्राप्त करने के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। और वही बात करें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का, तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो ये हाईली वोलाटाइल होता है, जबकि ये पारानाइट्रोफिनॉल लेस वोलाटाइल होता है। वहीं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण ये मोस्ट स्टेबल होता है। लेकिन वही बात करें पारानाइट्रोफिनॉल में, तो इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अधिकतम केस में पारा प्रोडक्ट ही स्टेबल मेजर प्रोडक्ट होता है, लेकिन जिस प्रोडक्ट में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही होगी वो प्रोडक्ट ऑर्थो प्रोडक्ट ही मेजर प्रोडक्ट होगा। लेकिन अगर यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती तो ऑर्थो प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट ना होकर मेजर प्रोडक्ट पैरा प्रोडक्ट हो जाता। आप देख पा रहे होंगे इस स्ट्रक्चर को, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये पारानाइट्रोफिनॉल का है एवं नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का है। जब हम फिनॉल का रिएक्शन करा रहे थे डाइल्यूट HNO3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो हमें मिक्सचर प्राप्त हो रहा था ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एवं पारानाइट्रोफिनॉल का, जिसमें मैंने बोला था कि इन दोनों में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। और हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार की होती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एवं इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के एटम के बीच में पाई जाती है, जबकि वही बात करें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो दो मॉलिक्यूल के बीच पाई जाने वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे ये पारानाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर है एवं इसमें एक पारानाइट्रोफिनॉल का मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के द्वारा अटैच है एवं दूसरा मॉलिक्यूल तीसरे मॉलिक्यूल के द्वारा अटैच है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। वो कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि हम जानते हैं कि इंटरमोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है वो दो मॉलिक्यूल के बीच होता है। आप देख पा रहे हैं फर्स्ट मॉलिक्यूल है, ये सेकंड एवं थर्ड है। फर्स्ट मॉलिक्यूल अटैच है सेकंड मॉलिक्यूल के साथ एंड सेकंड अटैच है थर्ड मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। ये जो देख पा रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और जिसके कारण ये जो मॉलिक्यूल है ये एक दूसरे से आपस में अटैच है। वहीं बात करें ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के केस में, तो इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के एटम के बीच में पाई जाती है। आप देख पा रहे हैं एक ही मॉलिक्यूल के एटम के बीच में हो रही है, इसलिए इसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। और एक ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल दूसरे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से अटैच नहीं होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस मॉलिक्यूल में होती है उसका एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से किसी भी प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करता है। इसलिए जिस मॉलिक्यूल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो हाईली वोलाटाइल होगा, मतलब कम टेम्परेचर अप्लाई करने पे ही उसका हमें वेपर प्राप्त हो जाएगा। इसलिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हाईली वोलाटाइल होता है, इसका वाष्प हमें इसका वेपर हमें आसानी से प्राप्त हो जाएगा क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है। लेकिन वही बात करें पारानाइट्रोफिनॉल के केस में, पारानाइट्रोफिनॉल के केस में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जा रही है, जिससे एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच है एक ट्रेन की बोगी की तरह। जिस प्रकार एक बोगी दूसरे बोगी से अटैच होता है दूसरा तीसरे से, उसी प्रकार ये पारानाइट्रोफिनॉल का एक मॉलिक्यूल दूसरे से अटैच है हम दूसरा तीसरा से, जिस प्रकार ये चेन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये लेस वोलाटाइल होते हैं क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच होने के कारण इसका वेपर हाई टेम्परेचर पर हमें प्राप्त होता है। और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एवं पारानाइट्रोफिनॉल को हम सेपरेट कर सकते हैं स्टीम डिस्टिलेशन के द्वारा, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल हाईली वोलाटाइल होता है एज कम्पेयर टू पारानाइट्रोफिनॉल। जब हम टेम्परेचर अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का वाष्प बनेगा और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का वाष्प को हम कंडेंस करके उसके सैंपल को या फिर उसके सॉल्यूशन को हम अलग कर लेंगे एवं पारानाइट्रोफिनॉल को वेपर के लिए हमें हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होगी एज कम्पेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसलिए हम सबसे पहले ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल का वेपर हमें प्राप्त होगा जब हम हीट करेंगे और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल को हम सेपरेट कर लेंगे और बाकी बचे हुआ जो प्रोडक्ट होगा उस पारानाइट्रोफिनॉल का होगा, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है पारानाइट्रोफिनॉल का एज कम्पेयर टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। अगर आपने अभी तक फार्मेसी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए चैनल के लोगो को क्लिक करें
एवं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर ले, जिससे हमारा नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।